हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वाली क्लास में विद्युत सेल क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है और आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है वगैरह वगैरह के बारे में हम सभी लोगों ने बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो आज की क्लास उन्हीं लोगों को पसंद आएगी, उन्हीं लोगों को अच्छा लगेगा जिन्होंने अभी जो हमने नाम लिया है वो चीज़ें आप लोग पढ़ें। अगर पार्ट 1 आप लोगों ने अच्छे से देखा हुआ है तब आपको पार्ट 2 अच्छे से समझ में आएगा। तो पार्ट 2 देखने से पहले आप लोग पार्ट 1 को देखिए, बढ़िया समझिए, नोट्स बनाइए, तब जाके आप पार्ट 2 देखिए, तभी आपको पार्ट 2 समझ में आने वाला है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग क्या सीखने वाले हैं कि कोई सेल है, उस सेल का टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में क्या संबंध होता है। टर्मिनल विभवांतर यानी बोले तो कैपिटल वी, सेल का आंतरिक प्रतिरोध बोले तो कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध बोले तो छोटका आर में क्या संबंध है, आज हम लोग इस चीज़ को देखने वाले हैं। साथ ही साथ इस पे यानी इस वैद्युत धारा का सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, वैद्युत शक्ति का सूत्र कैसे निकाल सकते हैं, आज ये सभी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज की क्लास को शानदार जानदार बनाइए और निकाल लीजिए कॉपी और पेन और बढ़िया तरीके से चीज़ों को समझिए और एक सुंदर सा नोट से बनाइए। तो हम लोग देखते भाई कि इसमें जो है हमारा आज का क्या क्या है और कैसे कैसे है, हम लोग उसको समझते हैं। तो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है इसको दोबारा बताने की जरूरत तो है नहीं, ठीक ना। तो कोई देखो सेल है, क्या है, कोई सेल है, ये हमारा कोई सेल है, ये तो पता भाई सबको सेल है, बड़ा वाला प्लस छोटा वाला माइनस, ये क्या है, कोई सेल है। और सेल के जो आंतरिक प्रतिरोध की दिशा होती है, हालांकि यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, कैपिटल ई है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है क्या होता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल आर होता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, स्मॉल आर। इस सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध जिसे बोलते हैं कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध क्या बोलेंगे, कैपिटल आर। इस सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा हुआ है। इस सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। अब देखो भाई, एक कोई सेल है, माना कोई सेल, अभी हालांकि मैं खुद बोलूँगा, अभी समझा रहा हूँ, माना कोई सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर है, के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा हुआ है। और इस कैपिटल आर के सिरों का, कैपिटल आर में दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं के सिरों का जो विभवांतर होता है उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। ये हमने लिखवाया था ना भाई, वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो ये प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के दो बिंदु हैं और इसमें आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा वह कार्य क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इन टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। और ये सेल, और इस सेल से जो आवेश निकलेगा उसको पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य किया जाएगा उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो अगर आप जो चीज़ यहाँ पे लिखना चाहते हैं भाई, कैसे लिख सकते हैं, माना फलाना ठिकाना अगर लिखने का मूड है तो ठीक है, थोड़ा बहुत लिख लिया करो भाई। माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई तथा आंतरिक प्रतिरोध कैपिटल आर है, के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा है और इसके सिरों का विभवांतर कैपिटल वी है और परिपथ में बहने वाली धारा, परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, आई है। परिपथ में बहने वाली धारा क्या है, आई है, ठीक है। परिपथ में बहने वाली धारा क्या है भाई, आई है। फिर से एक बार देख लो, माना कोई क्या है, सेल है और इस सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है और इस सेल के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस बाह्य प्रतिरोध के सिरों का वोल्टेज क्या है, कैपिटल वी है और इस पूरे परिपथ में बहने वाली धारा आई है। तो अगर चाहते हो तो लिख लोगे, थोड़ा लिखे रहोगे और अच्छा रहेगा ना, तो लिख सकते हो ना, माना एक सेल तीसरी बार बोल रहा हूँ, माना एक सेल जिसका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है, के साथ एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर जुड़ा है जिसके सिरों का विभवांतर कैपिटल वी है और परिपथ में बहने वाली धारा आई है, ठीक। अब देखो भाई, सेल के द्वारा यानी सेल के द्वारा पूरे परिपथ में
सेल के द्वारा पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, हम लोग क्या निकालते भाई, सेल के द्वारा जो सेल के द्वारा पूरे परिपथ में ना, ये पूरे परिपथ और दो बिंदु, ये तो आपको क्लियर है। सेल के द्वारा पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, मतलब आवेश को प्रवाहित करने में कितना कार्य किया गया है वह देखो कैसे निकाल लेंगे भाई। हमने क्या पढ़ा है, सेंस E बराबर क्या होता है, W/Q। ये पढ़े ना, E बराबर W/Q। तो मेरे दोस्त W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा E × Q। और Q विद्युत धारा की परिभाषा से I बराबर Q/T, तो Q बराबर I × T, यही ना, Q बराबर I × T, EIT। तो ये जो W आया है, ये W क्या आया है, इस सेल के द्वारा पूरे परिपथ में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अब दोस्तों जो कुल कार्य है ये किया गया भाई, इसे लिख, किया गया कुल कार्य, ठीक ना, किया गया कुल कार्य, तब आपको और आसान लगेगा, किया गया कुल कार्य। अब ये जो कुल कार्य है, ये कुल कार्य दो कार्यों में बटेगा। कैसे, देखो जरा, एक आंतरिक प्रतिरोध में बहने वाली, आंतरिक प्रतिरोध में आवेश को प्रवाहित करने में, और एक बड़का प्रतिरोध में, यानी एक बाह्य प्रतिरोध में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, और एक आंतरिक प्रतिरोध में प्रवाहित करने में, आंतरिक प्रतिरोध में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। ठीक है, बाह्य प्रतिरोध में प्रवाहित आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य, और आंतरिक प्रतिरोध में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। मतलब ये जो कुल कार्य है, यह कुल कार्य इसमें आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य और इसमें आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इसका कार्य तो निकाल लें। पहले हम लोग क्या करें, इसका और इसका कार्य निकाल लें। अब देखो भाई, इसका और इसका कार्य हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है, कैसे निकालते भाई, देखो जरा। तो हम लोग क्या लिखते पहले कि आंतरिक प्रतिरोध क्या लिखें भाई, स्मॉल आर। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। आवेश प्रवाहित होगा मतलब धारा बहेगी, तो धारा बहने में किया गया कार्य। ठीक है, तो आवेश को प्रवाहित करना अच्छा लग रहा है। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। अब देखो भाई, इस स्मॉल आर में हमें क्या पता है, केवल धारा पता है। स्मॉल आर में क्या पता है, धारा पता है। इसके विभवांतर पता है, नहीं पता है। तो हमने आपको W का 3 फार्मूला बता के रखा हुआ है। कौन कौन सा फार्मूला है भाई, W बराबर VIT, W बराबर I²RT, W बराबर V²/R × T। ठीक है, अब सवाल उठता है इसमें से हम कौन सा लगा दें। विभवांतर पता है, नहीं पता है। विभवांतर पता है, नहीं पता है। धारा पता है, यही वाला लगाएंगे ना। धारा पता है तो यही वाला लगाएंगे। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा यहाँ पे, उसको मान लेता हूँ मैं W1 बराबर हो जाएगा I²RT। और यहाँ पे R का काम कौन करेगा, छोटका R करेगा, आंतरिक प्रतिरोध है ना, I²RT। बात क्लियर है। W बराबर I²RT क्यों लिया गया, कैसे लिया गया, ये बात क्लियर है ना। अब हम लोग क्या लिख दे भाई, अब हम लोग ये लिख देते हैं कि बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में, ठीक है, एक बार लिख ही दे रहा हूँ, बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। इसको कार्य को क्या मान लेंगे, W2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, W2। और ये W2 दोस्त किसके बराबर हो जाएगा। अब देखो, ये जो R है इसके सिरों का विभवांतर पता है, यस पता है।
क्या विभवांतर पता है इसमें? इसके विभवांतर क्या है? कैपिटल वी है। और यही विभवांतर क्या कहलाएगा? टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। तो कहने का मतलब है हम लोग वी आई टी लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वी आई टी। सही है ना? W2 बराबर क्या हो जाएगा? वी आई टी। सही है, वी आई टी। सही भाई, हमें क्या पता है? इसमें बहने वाली धारा और विभवांतर दोनों पता है। यहाँ से बैटरी से निकला धारा आई और विभवांतर भी पता है। W2 बराबर क्या हो गया? वी आई टी। W2 बराबर क्या हो गया भाई? हमारा वी आई टी हो गया। ठीक ना? अब जो हमारा कुल कार्य है, कुल कार्य बोले तो W, वह W किसके बराबर हो जाएगा? कुल कार्य W बराबर हो जाएगा W1 प्लस W2। कुल कार्य ये W बराबर होगा इस W1 के प्लस इस W2 के। W1 बराबर W का मान रख दे भाई। W का मान क्या है? ई टी बराबर W1 का मान क्या है? आई स्क्वायर आर टी प्लस W2 का मान क्या है? वी आई टी है। क्या है? वी आई टी है। अब देखो भाई, कुछ कॉमन ओमन मिल रहा है, कुछ कॉमन ओमन तो मिलना चाहिए। यहाँ पे देखो आई, यहाँ पे है आई और यहाँ भी है आई, तीनों जगह पे है आई। यहाँ पे है टी, यहाँ पे है टी, यहाँ पे है टी, मतलब इधर भी है इधर भी है। तो अगर आप देखेंगे आई टी सब जगह से गुल हो गया। क्या हो गया? गुल हो गया। तो क्या बचाएगा आपका? यहाँ पे बचा ई और यहाँ पे क्या बचा? आई आर। भाई ये दो आई था ना, एक बचा आई आर प्लस यहाँ पे क्या बचा? बड़का वी। तो आप कह सकते हो कि वी बराबर क्या बचा? वी बराबर बचा ई माइनस आई आर। वी बराबर क्या बचा? ई माइनस आई आर। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं वी मतलब टर्मिनल विभवांतर, ई मतलब विद्युत वाहक बल, आर मतलब आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। तो सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या निकल के आया? V बराबर ई माइनस आई आर। वी बराबर क्या निकल के आया? ई माइनस आई आर। कैसे निकल के आया? बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, बस किया गया का W है वह W दो भाग में बढ़ गया, W1 प्लस W2। कैसे कैसे हुआ ये आपके सामने है। तो आप पहले फिगर बनाएं, बाकी अगर मैं जो चीज़ें भूला था, 2-3 बार बोला था, उसको आप लोग लिखेंगे, ये तब जा करके ये चीज़ आप लिख करके इसको आप फार्मूला निकाल देंगे। ठीक है, निकल जाएगा। चलो आप इतना पहले नोट कर लो, फिर इस पर हम थोड़ा सा नोट पॉइंट देखते हैं कि नोट पॉइंट इस पर क्या है। ठीक है भाई, नोट पॉइंट इस पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। फिर उसके बाद नोट पॉइंट देखने के बाद फिर वही हमने बताया जो धारा वाला सूत्र है और वैद्युत शक्ति वाला सूत्र हम लोग निकालते हैं। मिटा देना, वो है ना, नोट कर लिए ना। हाँ भाई चलो, अब देखो ज़रा यहाँ पे हम लोग नोट पॉइंट क्या देखने वाले हैं। ठीक है, नोट पॉइंट हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसको ज़रा भाई थोड़ा प्यार से समझने का प्रयास करो। ठीक है, नोट पॉइंट हम लोग ये देखने वाले हैं। पहला, नोट में पहला, ठीक, देखो जब सेल धारा देता है, जब सेल धारा देगा, ठीक है, जब सेल धारा देगा तो उसके ई में क्या होगी? कमी होगी। जैसे ये सेल है, ये सेल धारा दे रहा है, जब सेल धारा देगा तो ई में क्या होगी? कमी होगी। ठीक है, थोड़ा लिख दूँ मैं, जब सेल धारा देता है, जब सेल धारा देता है, जब सेल धारा देता है, इसी को हम कह सकते हैं अर्थात सेल धारा देता है अर्थात सेल निरावेशित हो रहा हो। ठीक है, अर्थात जब सेल निरावेशित हो रहा है ना, ऐसे लिखते हैं, अर्थात जब सेल निरावेशित हो रहा हो, जब सेल निरावेशित हो रहा हो तो कौन क्या हो जाएगा भाई? ई वी बराबर ई माइनस आई आर। वी बराबर ई माइनस आई आर। क्या हो गया? जब सेल धारा देगा तो ई में कमी होगी और ये क्या दिखा रहा है? आई आर की कमी हो गई। क्या हो गया? आई आर की कमी हो गई। इस दशा में अगर हम पूछें कि जो वी है और ई है, इसमें से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा? अगर हम पूछें कि V और E में कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, तो दोस्तों देखो कैसे बताओगे आप लोग? भाई मेरे E में से जब इतना घटाओगे, IR की कमी करोगे, तब जाके V के बराबर होगा। जैसे मान चलो एक 25 है, एक 23 है, 25 में से जब 2 घटाओगे तभी तो 23 मिलेगा।
25 में से जब 2 घटाओगे तभी तो 23 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, 25 जो है 23 से बड़ा है। तो वही हाल यहाँ भी है, इसमें से इतना जब तक नहीं घटाएंगे तब तक इसके बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ई है वह क्या है, वी से बड़ा है। वी जो है ई से छोटा है, ई वी से बड़ा है। कुछ भी बोल सकते हो, अरे भाई ऐसे बोल सकते हो ना, वी छोटा है ई से, या तो फिर बोलो ई वी से बड़ा है। बात क्लियर है। चलो भाई दूसरा नोट पॉइंट समझ लेते हैं। दूसरा नोट पॉइंट देखो हमारा क्या हो जाएगा, जब सेल धारा लेता है। अब देखो अभी ये सेल से धारा निकल रही थी, अब सेल में धारा जा रही है। अब सेल में धारा क्या हो रही है, जा रही है। जब सेल धारा लेता है, कभी कभी मोबाइल चार्जिंग लगाते पता चला डिस्चार्ज होने लगती है, ठीक ना, वही हाल है। जब सेल धारा लेता है, जब सेल धारा लेता है, जब सेल धारा लेता है, ठीक है, जब सेल धारा लेता है अर्थात सेल आवेशित हो रहा हो, अर्थात जब सेल आवेशित हो रहा हो, अर्थात जब सेल का हो रहा हो, आवेशित हो रहा हो, आवेशित हो रहा हो। जब सेल आवेशित हो रहा हो, जब सेल आवेशित होगा इसका मतलब है कि सेल धारा ले रहा है, मतलब जुड़ जाएगा, आई की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। जो यहाँ पे v बराबर ई माइनस आई आर है, तो यहाँ पे i की जगह पे माइनस आई लिख दोगे। जब माइनस आई लिख देंगे तो माइनस अपनी जगह पे है, i जगह पे माइनस आई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो v बराबर क्या हो जाएगा, e प्लस आई आर। v बराबर क्या हो जाएगा भाई, हो रहा हो तब क्या कह सकते हैं कि v बराबर क्या हो जाएगा, e प्लस आई आर। तो e प्लस आई आर हम लोग कब लगाएंगे, जब सेल धारा लेता है। जब सेल धारा देगा तो कमी होगी, तो कमी होगी v बराबर e माइनस आई आर। जब लेगा तो वृद्धि होगी, तो क्या हो जाएगा v बराबर e प्लस आई आर। जब v बराबर e प्लस आई आर होगा तो इस दशा में v और e में क्या संबंध हो जाएगा, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। देखो भाई अब जो है e में इतना जोड़ेंगे तब जाके v के बराबर होगा, ई में इतना जोड़ेंगे तब जाके v बराबर होगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे अब की बार v का मनवा क्या हो गया है, ई से ज़्यादा हो गया है। v का मनवा ई से ज़्यादा हो गया है। तीसरा नोट पॉइंट समझ लेते भाई। तीसरा नोट पॉइंट देखो क्या हो जाएगा, जो तीसरा नोट पॉइंट है, जब परिपथ खुला हो, जब परिपथ खुला हो, जब परिपथ खुला रहेगा उसमें कौनो धारा नहीं बहेगी। जब परिपथ खुला रहेगा उसमें कौनो धारा नहीं बहेगी। जब परिपथ बंद रहेगा तभी धारा बहेगी। बंद होने का मतलब स्विच ऑन है और खुला मतलब स्विच ऑफ है। बात क्लियर है। ऑन ऑफ मतलब खुला रहेगा तो स्विच ऑफ है, ठीक है, और बंद रहेगा परिपथ तो स्विच ऑन है, ठीक है। तो क्या कह सकते हैं, जब परिपथ खुला हो, जब परिपथ खुला हो मतलब परिपथ में धारा नहीं बह रही है, खुला हो, अर्थात आई बराबर 0, ऐसे लिख सकते ना। जब परिपथ खुला हो तो आई बराबर क्या हो जाएगा, 0। अगर यहाँ पे आई बराबर 0 चाहे यहाँ पे रखो चाहे यहाँ पे रखो तो आपको क्या मिल जाएगा, v बराबर बड़का ई, यानी v बराबर ई। तो v बराबर ई, ये तो आपका नोट पॉइंट था। उम्मीद है कि ये नोट पॉइंट आपको समझ में आया होगा। इस पे कोई क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस आ जाता है तो वहाँ पे ये हमें अनुमान लगाना पड़ता है कि ई माइनस आई आर वाला लगेगा कि v बराबर ई प्लस आई आर वाला लगेगा, ठीक है ना। चलो भाई अब हम लोग किस पे आते हैं भाई, थोड़ा सा विद्युत धारा यहाँ पे, यानी धारा का सूत्र, परिपथ में धारा का सूत्र निकाल लेते हैं और परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र निकालते हैं। देखो भाई कैसे निकालते हैं ये चीज़ यहाँ पे देखो आप लोग। अब हम लोग ये डालते हैं परिपथ में धारा, यानी परिपथ में विद्युत धारा भी कह सकते हो, ठीक है। परिपथ में धारा, छोटी सी प्यारी सी हेडिंग डालते भाई, परिपथ में धारा, परिपथ में धारा, ये हेडिंग हो गई ना, परिपथ में धारा। अब परिपथ में धारा का सूत्र देखो कैसे निकालते हैं। अभी हमने क्या देखा, v बराबर ई माइनस आई आर। क्या देखा हमने भाई, जो हमारा सूत्र निकल के आया है यही आया है ना, v बराबर ई माइनस आई आर। v क्या है, टर्मिनल विभवांतर, ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल, आर क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। चलो भाई तो हम लोग क्या सूत्र लिखेंगे, सेंस v बराबर ई माइनस आई आर। अब ये जो v है, ये v क्या है, जो हमारा बाह्य प्रतिरोध था यानी कैपिटल आर,
उसके सिरों का विभवांतर। अगर इसमें हम ओम का नियम लगा दें तो V बराबर आई आर लिख सकते हैं ना एकदम। तो V बराबर क्या लिख देंगे, आई आर बराबर E माइनस आई आर, हुआ ना। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हो कि V बराबर आई आर हो गया ओम चचा के नियम से। अब आई आर माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी आई आर प्लस आई छोटका आर बराबर कैपिटल ई। इन दोनों में क्या कॉमन है, आई का कॉमन है। आई का कॉमन जब लेंगे क्या हो जाएगा, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा मेरे लाडलों, आई बराबर हो जाएगा ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। आई बराबर क्या निकल के आया, ई बटा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखो इसको याद करने के लिए इसको रट्टा नहीं मारना है, कैसे याद रखना है। हम लोग ओम का नियम पढ़े थे कभी कि ओम का नियम होता है V बराबर आई आर, ये सब पढ़े हो, सबको तो जुबान पे याद है। यहाँ से आई बराबर क्या होता है V बटा आर। तो जैसे यहाँ पे विभवांतर का काम, यहाँ विभवांतर है, विभवांतर समझो यहाँ पे विद्युत वाहक बल हो गया। यहाँ पे आर है, यहाँ पे आर केवल प्रतिरोध होता था, लेकिन यहाँ पे जब सेल होता है तो वहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध भी आ जाता है। तो कहने का मतलब है कुल प्रतिरोध, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, कुल जोड़ देना है। तो आई बराबर V बटे आर हम लोग पढ़े हैं पहले से। आई बराबर ई मतलब हो गया V के बराबर, और आर मतलब कुल प्रतिरोध आर प्लस आर, याद हो जाएगा ना। आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ऐसे याद कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगा करके, ट्रिक लगा करके। ये तो है जब परिपथ में केवल एक सेल जुड़ा हो। अगर मान के चलो कि परिपथ में बहुत सारे सेल जुड़े हों, परिपथ में बहुत सारे सेल जुड़े हों, तब जाके हमें धारा निकालनी हो, तब क्या करेंगे, तब क्या करेंगे देखो जरा, ठीक है। तो एक लाइन लिख दें, यदि परिपथ में अनेक सेल लगे हों, यदि परिपथ में अनेक सेल लगे हों, यदि परिपथ में अनेक सेल लगे हों तब परिपथ में क्या हो, अनेक सेल लगे हों, तब जो है आई बराबर क्या हो जाएगा। अब देखो एक ई रहेगा तो केवल ई रहेगा, अगर दो रहेगा तो ई प्लस ई हो जाएगा, तीन ई रहेगा। अब ये डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे, ठीक है। अभी हालांकि हम जब इसके बाद हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे आपको कि ई की डायरेक्शन कैसे कैसे होगी, किधर प्लस में होगी किधर माइनस में होगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है, हम लोग परिणामी निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, परिणामी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इक्विवेलेंट। तो क्या लिख देंगे भाई हम लोग, ई इक्विवेलेंट बटे आर तो केवल एक ही रहेगा, और जितना ई रहेगा उसके साथ उतना ही आंतरिक प्रतिरोध रहेगा। जितना विद्युत वाहक बल रहेगा, जितना सेल रहेगा, एक सेल एक आंतरिक प्रतिरोध, दो सेल दो आंतरिक प्रतिरोध, तीन सेल तीन आंतरिक प्रतिरोध, ठीक ना। तो ये निकाल देंगे स्मॉल आर इक्विवेलेंट, स्मॉल आर इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आ गई ना। आई बराबर ई इक्विवेलेंट बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इक्विवेलेंट। ये क्या आ गया, परिपथ में धारा का सूत्र आ गया। ये मेन सूत्र ये है, बाकी तो ये तो अपने से बना सकते हो ना कि अगर भाई दो रहेगा तो ऐसे हो जाएगा, चार रहेगा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या निकाल देते हैं, परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है। परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध यानी परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध कहें या सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, तो इसको भाई हम लोग हटाते हैं। वो चीज़ आप लोग समझ में आ गया है, नोट आउट कर लो भाई। अब हेडिंग क्या डाल दें भाई, हम लोग क्या निकालना है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, ऐसे लिख लो हेडिंग बना करके, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। किसकी, आंतरिक प्रतिरोध की गणना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना। अब देखो भाई हम लोग आंतरिक प्रतिरोध कैसे गणना करेंगे। अब हम लोग आंतरिक प्रतिरोध की गणना कैसे करेंगे, ये चीज़ सबका नोट हो गया ना। देखो अभी हमने क्या देखा, आई बराबर ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, आई बराबर कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये हमने देखा। अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते भाई, अब अगर हम लोग हैं आई की जगह पे, अभी हमने देखो यहाँ पे आई की जगह पे क्या लिखा हुआ है, V बटा आर, ओम के नियम वाले में ना, ओम के नियम में V बराबर क्या होता है आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटा आर हो जाएगा। लिख सकते हैं ना आई की जगह पे V बटा आर, एकदम लिख सकते हैं। तो आई की जगह पे हो जाएगा दोस्तों V बटा आर बराबर कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर प्लस वी इंटू स्मॉल आर,
सही रहेगा भाई। हाँ, एक या तो फिर एक लाइन ऐसे कर देता हूँ, देखो वी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है, डायरेक्ट ना मल्टीप्लाई करके ऐसे कर दें, वी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर ई आर। तो हमें क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, ठीक है। तो हम वी को नीचे भेज दें, देखो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर ई आर बटा वी। तो स्मॉल आर हमको चाहिए था, स्मॉल आर बराबर क्या हो जाएगा, ई आर बटा वी माइनस आर। सही है ना। देख लो फिर से, आई की जगह आपने क्या लिख दिया, वी बटा आर बराबर, ये तो अपनी जगह पे है ही है, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई में वी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बराबर आर ई हो गया, आर प्लस स्मॉल आर बराबर वी नीचे चला गया, आर बराबर ई आर वी बटा माइनस आर, ठीक ना। दोनों में आर कॉमन है, जब आर कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, ई बटा वी माइनस वन, ई बटा वी माइनस वन। ये भाई आपका क्या आ गया, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आ गया। ये क्या आ गया, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आ गया। ये क्या आया, आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आ गया, ठीक ना। तो आपने देखा परिपथ में धारा कैसे निकाला गया और सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र कैसे निकाला गया, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं कि परिपथ में शक्ति की गणना कैसे कर सकते हैं। परिपथ में शक्ति की गणना हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो शक्ति भाई फार्मूला पी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। पी बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर, ठीक है ना। तो लिख दो भाई पहले हेडिंग, परिपथ में शक्ति की गणना, परिपथ में शक्ति की गणना, परिपथ में शक्ति की गणना। अगर शक्ति हमसे पूछ रहा है, ये समझो जब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूले बनाया जा रहा है ना, आई बराबर कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, स्मॉल आर बराबर यानी आंतरिक प्रतिरोध बराबर कैपिटल आर कोष्टक में ई बटा वी माइनस वन। तो आप कोष्टक थोड़ी बताओगे, कैपिटल आर ई बटा वी माइनस वन ऐसे बोल सकते हो, ठीक ना। परिपथ में शक्ति की गणना, तो हम लोग जानते हैं भाई क्या, कि शक्ति P बराबर, जो शक्ति P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। P बराबर क्या होता है, आई स्क्वायर आर। आई का मान अभी हमने देखा क्या था, कि कैपिटल ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर इनटू आर हो जाएगा, ठीक ना। तो P बराबर ई स्क्वायर आर बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वैद्युत शक्ति की गणना हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वैद्युत शक्ति की गणना कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या देख लिया, आज की क्लास में हमने सबसे पहले सीखा सूत्र V बराबर E माइनस आई आर का डेरिवेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या होता है। फिर उसके बाद हमने परिपथ में धारा, सेल के आंतरिक प्रतिरोध की गणना और ये तो बाकी शक्ति की गणना कैसे की जाती है, इसके नोट पॉइंट क्या होते हैं, ये सब चीज़ें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब फिर हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग सीखेंगे किरचॉफ का नियम क्या होता है, किरचॉफ का नियम क्या होता है। और ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद भाई हम लोग ना इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाएंगे। चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल लगाने वाले हैं। जैसे हमने पिछला चैप्टर हमने सीखा हुआ वैद्युत चालन, उसमें हमने काफ़ी सवाल लगाए, ठीक है। और आपको मज़ा भी आया होगा, इतना हमने सारा सवाल लगाया कि आपको मज़ा भी आया कि हाँ सवाल कैसे लगाया जाता है। अब सवाल से आपको लगभग डर तो काफ़ी कम हो गया होगा, ठीक ना। जो न्यूमेरिकल से डर है वह न्यूमेरिकल से डर काफ़ी कम हो गया होगा। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में वही किरचॉफ के नियम के साथ। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करते रहें। चलते भाई सबको बाय बाय।